अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं के टीवी उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। नाजरीन, आपको बताए देते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लॉकडाउन में बहुत सारी नरमियां देने का अब सरकार ने फैसला कर लिया है और इन फैसलों के चलते अब जिंदगी का मामूल धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। एक तरफ नाज़रीन आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ हुक्मनामे भी जारी हुए जिनमें यह बताया गया कि अब जरूरत इस बात की है कि मुलाजमीन जो हैं वो अपने अपने दफ्तरों को हाजिर हो जाएं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नदारत, यानी कि बहुत जगहों पे ये मामला आकर के खड़ा हो जाएगा कि अगर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो मुलाजमीन अपने दफ्तरों को पहुंचेंगे कैसे। बहरकैफ सरकार के फैसले हैं और सरकार अच्छी तरह से जानती है कि उन्हें इंप्लीमेंट किस तरह से करवाया जाए और किस तरीके से हाजिरी को मुमकिन बनाया जाएगा। इसमें बायोमेट्रिक का भी बताया गया है कि फिलहाल इस पर कोई अमल नहीं होगा। वहीं नाज़रीन आपको ये बात भी बताए देते हैं कि लोगों को भी ये हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से कि कुछ लोग जो दफ्तरों का रुख करना चाहते हैं अपने कामकाज के सिलसिले में, ऐसे लोग ही दफ्तरों के अंदर दाखिल हो सकते हैं जिनके पास कोविड स्पेशल पास होगा, यानी कि कोविड स्पेशल पास के बगैर उनके दफातर के अंदर काम नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको शायद इजाजत ही ना मिले। बहरकैफ किसी तरीके से जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए सरकार ने चलिए बहुत देर बाद ये फैसला तो ले लिया कि अब दफातर खुलेंगे, यानी कि दफ्तरों में हाजिरी 100% बनाने के लिए सरकार ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब लोगों को यह आस जग चुकी है कि शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदी उठा ली जाएगी और इस तरह से लोग अपनी मंजिलों को पहुंच पाएंगे, चाहे वो मुलाजमीन हैं या कुछ लोगों को जो दीगर कामकाज होते हैं वो इस सिलसिले में निकल पाएंगे। दुकानदारों का क्या होगा, इस सिलसिले में भी सरकार के पास बहुत सारी पॉलिसीज हैं। कई जगहों पे ये भी देखा गया जहां पर पुलिस की गाड़ियों में लोगों को ये हिदायत दी जा रही थी कि अपनी दुकानों को सुबह सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खुला रखें, यानी कि हम शहर खास के कुछ इलाकों की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी एक मामला आन पड़ता है कि आखिर जिन लोगों की दुकानें अपने घरों से बहुत दूर हैं और पिछले 8-9 माह से बराबर वो किसी न किसी तरीके से लॉकडाउन के बीच में है, आखिर उनकी जिंदगी का जो पहिया है वो कब दौड़ना शुरू होगा सड़कों के ऊपर। और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा तबका है, अगर हमने पिछले भी एक प्रोग्राम में बात की थी आपको याद होगा, जिसमें हमने कहा था कि जो हमारे सोमो ड्राइवर्स हैं, जो हमारे जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो हमारे दीगर गाड़ियां चलाते हैं, लोगों की गाड़ियां जो चला रहे हैं, जिनको बैंकों के कर्जे हैं, जिनकी किस्तें वागुजार नहीं हो रही हैं, जिनके इंश्योरेंसेस खत्म हो गए हैं, ऐसे भी बेबहा लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं और चाहते हैं कि सरकार कोई वाज़ेह पॉलिसी लेकर के सामने आए ताकि उनकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से कोई बात बन सके। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बात भी बताते हैं कि जहां हमने ऑटो रिक्शा वालों की बात की, हम सोमो वालों की बात करते हैं, हम बस ड्राइवरान की बात करते हैं, जो दीगर एलपी गाड़ियां वगैरह चलाते हैं या 407 गाड़ियां चलाते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, जी नाज़रीन आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ तबका एक ये भी है जिस तबके को आप शिकारे वालों के नाम से जानते हैं, हाउस बोट वालों के नाम से जानते हैं, होटल ओनर्स के नाम से जानते हैं, और वो लोग जो अपनी छोटी दुकानों पर चाय के 1-1, 2-2 कप बेचा करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पटरियों पर सयाहों का इंतजार किया करते थे कि कोई आकर के उनकी चीज को खरीदे, लेकिन 5 अगस्त से लेकर के आज तक उन्हें किसी भी तरीके से कोई राहत नहीं मिल रही है। और इसके चलते ये कह सकते हैं कि लाखों ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपने रोजगार से आए रोज हाथ धोते नजर आ रहे हैं। ऊपर से कोविड-19 की मार ने उन्हें मुकम्मल तरीके पर मफलूज करके रख दिया है। हमने कई इलाकों का दौरा किया और हमने सोचा कि कुछ लोगों से बात की जाए, पूछा जाए कि आखिर उनकी जिंदगियां कैसे गुजरती है। नाज़रीन आपको बताते हैं कि के टीवी उर्दू की ये कोशिश है कि किसी तरीके से हम सरकार के बीच में और आपके बीच में एक पुल का काम करें ताकि जायज मामलात को सरकार की नोट्स में पहुंचा करके इसका कोई समाधान निकालने की मुकम्मल कोशिशें की जाए। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि यहां इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लिए बेरोजगारी, जहां पहले से ही एक बहुत बड़ा मामला था और पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बेरोजगारों की तादाद में आए रोज इजाफा ही हो रहा था, वहीं जब से कोविड-19 ने दुनिया में अपना मुंह दिखाना शुरू
किया, यहाँ बेरोजगारी का मुंह भी बहुत ही भद्दे तरीके से यहाँ के बेरोजगारों का न सिर्फ मजाक उड़ाने लगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि उनकी सितमजरफियों में इजाफा ही होता दिखता जा रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर में काम करते तो प्राइवेट सेक्टर भी अगर बंद है तो काम भला कहां पे किया जाए। पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि अगर हम आज जब हम सोमो ड्राइवर्स की बात करते हैं तो आज के प्रोग्राम में पहले आपको यह बात दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से जो सोमो ड्राइवर्स वगैरह हैं, चाहे वो सयाहती मकामात पे काम कर रहे हैं या फिर कुछ दुकानदार हैं जिनके किराए सरकार ने वसूल करने, वो सरकार की दुकानों में बैठे हुए, लेकिन किराए की जो फहरिस्त है वो उनकी बन रही है, वो जब बहुत ज्यादा परेशान है। क्या कुछ कहते हैं वो सोमो ड्राइवर और क्या कुछ कहते हैं वो दुकानदार। हमने बात की थी गुलमर्ग और टंगमर्ग में जाकर के कुछ लोगों से, उन्होंने अपनी रुदात सुनाते हुए कुछ यूं कहा। हम वाबस्ता टूरिस्ट के साथ हैं। पिछले 8 महीनों से हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा ही सफ़र हम लोगों को करना पड़ा। वो भी ड्राइवर हमारे पास हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, गाड़ियों का लोन है, बैंक वाले इंटरेस्ट मांग रहे हैं, कागज़ नहीं है, इंश्योरेंस गाड़ियों को ख़त्म हुआ है। तो इसलिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं कि हमारी तरफ भी तवज्जो। गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि हम जब से कोविड-19 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से हम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद दुकानों का किराया है वो भी नहीं दे सकते हैं। हम काफ़ी मुश्किलात में, सारे दुकानदार सोमो एसोसिएशन वाले हैं और हमारी गुजारिश है गवर्नर साहब से हमें फौरी तौर मुआवजा दिया जाए और बैंकों का इंटरेस्ट माफ किया। जी हाँ नाज़रीन, आपने तो इनकी बात सुनी और आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से ये अपनी कसम पुरसी को सरकार के सामने बयान कर रहे थे और तकाजा कर रहे थे कि किसी तरीके से इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि इनको राह नजात नसीब हो सके। वहीं आपको नाज़रीन ये भी मालूम होना चाहिए कि सयाहती मकामात को जब आप जाते थे तो रस्तों पे आपको कई एक पटरी वाले मिला करते थे और ये पटरी वाले क्या हुआ करते थे, इनके पास हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर के आपकी सनत को जिंदा रखने के लिए शाल कालीन बाफी की बात करते हैं या दीगर मसनूआत की बात करते हैं या फिर मेवों की बात करते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों गांदरबल के हवाले से बात की थी, चेरी फसल के हवाले से। आज चेरी की जो ये फसल है हर जगह पर जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तरीके पर, खासकर कश्मीर खित्ते में तैयार है और वो लोग जो सयाहों की आमद को लेकर के इसका फायदा उठाया करते थे आज भी सड़कों पर बैठा करते हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं है और इस तरह से पूरा दिन रात धूप में वहां पे बैठ के शाम को उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। हमने कुछ चेरी बेचने वालों के साथ बात की तो उन्होंने अपने बात रखते हुए केटीवी उर्दू को कुछ यूं कहा। गुजारिश करान कि गवर्नर इंतजामियास टंगमरगस मज कनान गिलास फल शलास फल तो मगर हेतमत मूल्य मगर जाला बारी सद रूद न कह वो कह फल रूद यम जन निमहो तो निमहो कूत अत कुन जाए कह ठिकान तो वो गवर्नरस करान अपील कि अत दी कि मुआवजा कि हेको तो रोटी रोटी कमाइत। वकील अहमद मीर है, मैं टंगमर्ग एरिया से हूँ। इस साल जो चेरी की फसल थी ये आधी तो जालाबारी से तबाह हुई, आधी जो हुई वो लॉकडाउन से तबाह हुई। कि अब हम छतरी उतार रहे हैं, ये हम टंगमर्ग एरिया में टूरिस्ट सीजन चल रहा था, हम टूरिस्ट को भेज रहे थे। इस साल तो ना टूरिस्ट है ना कुछ है, अब हम इनको ले जाएं तो कहाँ ले जाएं। हमारी अपील है गवर्नर इंतजामिया से हमें कुछ मुआवजा दिया जाए। जी हाँ नाज़रीन, जब हमने बात की चेरी वालों से तो इस बात को हम कहना इस जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि आखिर क्या है हमारा टूरिज्म सेक्टर, और इस चीज़ को दिखाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आज के प्रोग्राम में हम सयाहत के हवाले से मुकम्मल बात करें। नाज़रीन आपको बताते हैं कि हमारे जितने भी सयाहती मकामात हैं वो कुदरत ने अपनी कारीगरी से कुछ इतने खूबसूरत अंदाज में संवारे हैं कि जो भी यहाँ पर आता है वाहवाही देने के बगैर नहीं रह पाता। मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ कि अगर हम विंटर्स की बात करते हैं जहां पूरी दुनिया के अंदर ठंड पड़ती है, लोग गर्म मलबूसात के लिए परेशान हुआ करते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर उस वक्त भी विंटर टूरिज्म की सरगर्मियां बहुत ज्यादा ऊपर रहती थी और दुनिया के कोने कोने से लोग आकर के यहाँ पर लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। इस साल भी विंटर में यहाँ पर विंटर गेम्स जो खेलो इंडिया के नाम से शुरू की गई थी गुलमर्ग में, वो भी शुरू की गई। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चीज है जिसकी तरफ हमारी नजर बहुत कम जाती है, वो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि गुलमर्ग के अंदर इसको ज्यादा खूबसूरत रखने के लिए, यहाँ के सब्जाजारों को मौजूद रखने के लिए और यहाँ के रिवायती चीजों को बरकरार रखने के लिए, जहां हम स्केटिंग की बात करते हैं, स्कीइंग की बात करते हैं,
इन चीजों को महफूज रखने के लिए कुछ लोगों ने, कुछ जवानों ने मिल करके बैंकों से बड़े बड़े कर्जे लिए और अपने लिए स्नो बाइक्स खरीद करके लाई, जिन पे उनको 20-20, 30-30 लाख रुपए और कई जगह पर कुछ सोफिस्टिकेटेड बाइक्स के लिए 30-35 लाख रुपए भी देने पड़े। और उनको यह उम्मीद रहती थी कि विंटर के अगर कुछ महीने सीजन चलता रहे तो वो इन बाइक्स पर सयाहों को बिठा करके न सिर्फ गुलमर्ग की हर एक चप्पे की सैर करवा सकते थे, लेकिन इसके साथ ही एक नया अंदाज उन्होंने टूरिज्म को दिया था और टूरिस्ट्स भी यहां पर इन स्नो बाइक्स पर राइडिंग करके बहुत ज्यादा खुश नजर आया करते थे। वहीं पर एटीवी स्कूटर्स को भी वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया गया और जब बर्फ खत्म हो जाया करती थी, पिघल जाया करती थी गुलमर्ग से और दीगर नजदीकी जगहों से, तो वहां के लोगों ने एटीवीज का इस्तेमाल करके सयाहों को पूरे जंगलात और पुरलुत्फ नजारों से हमेशा ही न सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि इससे उनका रोजगार भी चल रहा था। लेकिन इस वक्त वो कर्जों के तले दबे हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। तीसरा तबका आ जाता है मरकबानों का। आपको पता है कि घुड़सवारी गुलमर्ग के अंदर, पहलगाम के अंदर, अमरनाथ यात्रा के दौरान या दीगर जगहों पर ना हो तो यह मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक गरीब तबका ऐसा भी है जो मरकबान है, जो वहां पर मजदूर है, हेल्पर है, गाइड है, वो तभी जाकर के चल सकते हैं जब उनके पास एक बेहतर रोजगार जिंदगी चलाने के लिए इन चीजों को इस्तेमाल करने वाले लोग आए। वो लोग कब आएंगे और अब जब आएंगे तो कैसे आएंगे, कोविड के बाद जिंदगी क्या होगी। आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं हम आज गुलमर्ग के या दीगर मकामात के, जहां पर घुड़सवारी कितनी इंपॉर्टेंट थी और किस तरीके से लोग इसका लुत्फ ले रहे थे। या फिर आप उस खुले मैदान को देखिए, उन गोल्फ कोर्स के जो नज़ारे हैं उनको देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमारी कश्मीर इतनी खूबसूरत है कि दुनिया में जब इस वक्त वायरसेस फैल रहे हैं और हर कोई किसी न किसी तरीके से एनवायरनमेंट में पैदा हुई खराबियों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे ये सब्जाजार एक नए ही अंदाजे जिंदगी को बयां करते हैं। और इन खूबसूरतियों को लेकर के यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किया जाते थे और इसके साथ ही गंडोला को जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया तो ये अंदाजा हो गया था कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर वाक़ ये गंडोला अपनी मिसाल आप पेश करेगा और इससे सयाहत को एक नई चौध मिली थी। लेकिन इस वक्त ये सारी इंडस्ट्री और डल के वो खूबसूरत नज़ारे कहाँ गए? आज हर शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी के बीच में ये सोच रहा है कि अगर कोविड में मुकम्मल नरमी दी जाती है लॉकडाउन को तो क्या होगा जिंदगी का अंदाज, क्या वाकई वो नज़ारे फिर लौट के आएंगे या अगले 5-6 माह जो है वो हमें इसी हाँ और ना में ही गुजारने होंगे। बहरकैफ ये जो करने वाली ना करने वाली बातें हैं, जब हम इसके बीच में आकर के फंस जाते हैं तो हमारे लिए अंदाज़े ज़िंदगी भी बदलेगा और रोज़गार के वसाइल को लेकर के भी बहुत परेशानी होगी। अब मेवों की सनत भी तैयार हो रही है और इसको लेकर के भी, इन फसलों को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सिर्फ हम चेरी की ही अगर बात करते हैं तो चेरी को एक बड़ा नुकसान पहुंचा, उसके साथ ही अब आलू बुखारा तैयार हो रहा है और उसके साथ साथ दीगर फसलें जो हैं वो धड़ाधड़ एक के बाद दूसरी तैयार होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जाएंगी कहां, बिकेंगी कहां, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और उसके साथ ही बेरोजगारी को लेकर के जो मामलात हैं वो आए रोज सर उभारेंगे। क्या हम इक्तिसादी तौर पे मुकम्मल तरीके पे संभल सकते हैं? पॉलिसीज क्या होंगी, किस तरीके की काउंसलिंग की अब जरूरत होगी, सरकार क्या कुछ सामने लेकर के आएगी, ये सरकार ही जाने। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे कि सरकार के पास बड़े पॉलिसी साज मौजूद हैं, वो बड़ी पॉलिसीज बना सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा प्रोजेक्ट सामने आएगा जिस प्रोजेक्ट में आम आदमी को दोबारा जिंदगी की आस मिल सकती है। इस उम्मीद पे आज आपको छोड़ के यहां पे जा रहे हैं कि आने वाले कल में जब सरकार कोई बड़ा फैसला लेकर के आएगी, इसमें हर उस तबके की, चाहे वो पढ़ा है या अनपढ़ है, ये सोच करके फैसले लिए जाएंगे कि मयार जिंदगी को और जिंदगी को दुनिया के अंदर जिंदा रखने के लिए कौन से नए तरीके होंगे जम्मू कश्मीर के लिए, उसका हम सभी को इंतजार रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जो जानकारियां आपको दी गई, कहीं पर डाटाबेसेस में अगर कहीं पर कोई कमी या पेशी रही हो तो जरूर हमें मुतल्ला करिएगा। हम ऐसे सभी लोगों को जो सयाहती मकामात के साथ जुड़े हैं वहां से अलग अलग रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे
ताकि आप ये खुद देख सकें कि किस इलाके में कितने लोग इस सनत के साथ जुड़े थे और कितने लोग हैं जो इसको बेरोजगार हुए हैं। एक अंदाजा बताता है कि सयाहत की इंडस्ट्री जहां 7% इकोनॉमी का हमारा एक बड़ा सहयोग देती थी, वहीं जब हम मेवे की सनत की बात करते हैं तो सारी जब रेशोज को जमा किया जाता है तो यहां पर तकरीबन 12 लाख से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनके कमाने वाले मुकम्मल बेरोजगार हो गए हैं। हमें एक बड़ी पॉलिसी के साथ, एक बड़े तरीके और एक सलीके के साथ अब कोविड के बीच में जिंदगी को गुजारना भी होगा और पॉलिसीज को आगे बढ़ाना भी होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।